रहते हैं। तो इस तरह से हम इस दो चित्र के, मैं ये दो चित्र दिखाने का ये मतलब है मुझे कि आप जो पाठ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये चित्र के माध्यम से आप बता सकते हैं कि जमीन भी सीमित है, उत्पादन भी बढ़ाना है, और हम किन किन विधियों से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और उत्पादन बढ़ाने से जमीन को किस तरीके का नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है वो उत्पादन के कारकों से भी परिचित कराना है। यदि अर्थशास्त्र का बच्चा उत्पादन के कारक से यदि परिचित हो गया तो ये 12वीं तक के बच्चों के लिए या जीवन भर अर्थशास्त्र के ज्ञान को उस बच्चे का दूर नहीं कर सकता। तो इसी पाठ में जो मेन जो बताया गया है उत्पादन के जो कारक हैं उसके बारे में भी बताया है कि हमारे पास भूमि कैसी है, सीमित है। ये बच्चे भी जानते हैं कि भूमि कैसी है, सीमित है, चाहे उसमें तो खेती कर लो या दुकान खोल लो या खोल लो, तो भूमि जो होगी वो क्या होगी, एक स्थिर साधन है। दूसरा है हमारे पास श्रम। श्रम को हम परिवर्तित कर सकते हैं। यदि उत्पादन बढ़ाना है तो हम अधिक श्रमिक लगा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कि हम बहुत ज्यादा श्रमिक भी लगाएंगे तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तीसरा कारक है हमारा पूंजी। पूंजी भी यदि हम पूंजी के बिना ना हमारे पास भूमि हो अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो तीनों आवश्यक कारक हैं, परंतु ये क्रिया कौन संपन्न कराता है, ये मानव पूंजी। यही उत्पादन के सभी कारकों के बीच संबंध स्थापित करता है। ये अलग अलग रूप में हो सकता है। यदि किसान है तो किसान का मालिक हो सकता है, मजदूरों को कोऑर्डिनेट करता है, पैसे देता है, उसकी जमीन होती है। यदि ये दुकानदार है तो ये दुकान खोलेगा, दुकान का सामान कच्चा माल मंगाएगा, पूंजी लगाएगा। इस तरह से ये जो मानव पूंजी है ये अहम रोल अदा करता है, और कक्षा 9वीं में ही हम अगले पाठ में मानव पूंजी भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये जो मानव पूंजी है ये उत्पत्ति के जितने साधन, महत्वपूर्ण साधन है, इनके बीच ये कोऑर्डिनेट करता है। आप सभी निश्चित है कि मतलब बहुत अनुभवी हैं और आप पाठ की कहानी को पढ़ के कम शब्दों में बहुत अच्छे से कहानी बताएंगे, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि हमारी जो एनसीईआरटी का पैटर्न है उसके अनुरूप हम बच्चों को इतना प्रेरित करें कि बच्चे हमसे ज्यादा प्रश्न करने लगे। हम उनसे करना चाह रहे हैं, बच्चे हमसे ज्यादा प्रश्न करें। देखिए, अभी से हम 9th में यदि आदत डाल देंगे उनको इस तरह पढ़ने की, तो 12वीं तक बच्चे खुद स्व प्रेरित होकर वो इंटरेस्ट से पढ़ने लगेंगे। ये आपके पुस्तक में अध्याय जो सारणी दी हुई है 1.1 संबंधित वर्षों की जुताई क्षेत्र, बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे ये क्या बना हुआ है। हम उनको 1-2 बार परिचित कराएंगे, उसके बाद फिर वो चित्र देख के उसका आकलन कर लेंगे। यहाँ हम बताएंगे कि ये वर्ष दिया है 1950 से 51, इस तरह से ये वर्ष दिए हुए हैं, और दूसरा कॉलम में जुताई क्षेत्र दिया हुआ है। ये जो जुताई क्षेत्र है 10 लाख हेक्टेयर इकाई पर, ये बाजू में मैंने आइए चर्चा करें कॉलम काट के दिखा रही हूँ। दिख रहा है मैडम? ये दिख रहा है ना? हाँ, तो ये जुताई का क्षेत्र बताया है जी। टेबल दिख रही है, और आइए ग्राफ दिख रहा है मैडम? नहीं, और आइए चर्चा करें, ये आ रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ। तो मतलब ये है हमारा कि ये जो भूमि है और ये वर्ष है, इसको हम बच्चों को दें, आइए चर्चा करें। आपके हर पेज पे हर टॉपिक के बाद ये जरूर दिया है कि आइए चर्चा करें। तो चर्चा करें का मतलब है यहाँ हमको कुछ नहीं करना है। सबसे अच्छी बात है, अभी तक हमारा जो पैटर्न था पढ़ाई का उसमें टीचर को प्रेरित करना पड़ता, पुस्तक में दिया है कि बच्चा क्या क्या करेगा और हमको क्या क्या करवाना, हमको अतिरिक्त अपने मन से कुछ नहीं कराने की आवश्यकता है। यहाँ दिया हुआ है कि ये ग्राफ है, इसको आपको आरेख में दिखाना है। तो हम एक बार बता देंगे बच्चे को कि ये एक्स अक्ष में हम वर्ष ले लिया है, वाई अक्ष में ये ले लिया, हमने जुताई ले लिया है, और ये आप जो आंकड़े दिए हुए हैं इसको आरेख में बनाकर दिखा दीजिए। इनको हम कैलकुलेशन करना भी बताएंगे। देखिए कि 1950-51 में जो हमारी जुताई का क्षेत्र था वो कितना था, 129 था। अब देखिए इसके बाद 156 ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन बहुत बढ़ नहीं रहा है, ये लगभग कैसा है, 100 है। अब बच्चा खुद समझ जाएगा कि जुताई का क्षेत्र पहले तो
कम था 1950 में, कितना था 129 मिलियन हेक्टेयर, और 1990 में जो बढ़ा है इसके बाद बढ़ नहीं रहा है। इसका क्या तात्पर्य है कि भूमि बढ़ती थोड़ी ना है। ये जो 129 थी तब बहुत सारी जो जमीन थी वो खाली पड़ी थी। हरित क्रांति आने के बाद, उन्नत कृषि होने के बाद हम अधिक भूमि का उपयोग करने लगे हैं, लेकिन अब भूमि कैसी हो गई है, लगभग स्थिर। ये जो आपको आरेख दिख रहे हैं, ये डंडे भी लगभग बराबर दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि कृषि की भूमि स्थिर है और ये जो क्षेत्र है ये नहीं बढ़ रहा है। यानी ये चित्र में हमने ये बता दिया है कि भूमि स्थिर है, वो नहीं बदल रही है। शुरू में थोड़ी सी बढ़ी थी क्योंकि तब पूरी भूमि पर खेती नहीं होती थी। दूसरा प्रश्न है, क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है और क्यों? बच्चे खुद बताएंगे कि अब नेक्स्ट टाइम में आने क्षेत्र यदि बढ़ जाएगा तो हमारा उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि ग्रामीण बच्चा है ग्रामीण क्षेत्र का, वो जरूर बताएगा कि जहां पर नहर के साधन नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है, वहां पर खेती अच्छी नहीं होती, वहां का उत्पादन अच्छा नहीं होता। यानी कुल मिला के शहर का भी बच्चा है तो हमको प्रेरित करना है कि भाई सिंचाई नहीं होगी तो क्या उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से ये जो आरेख है, और आइए चर्चा करें, ये हमारे पढ़ाई का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। देखिए मैंने पाठ को कितने कम शब्दों में एक कहानी के रूप में बता दिया। हमको कहानी के रूप में सारगर्भित बताना जरूर है, लेकिन हमको उनको प्रेरित करना है कि ये जो ग्राफ दिए हुए हैं, चित्र दिया हुआ है, और आइए चर्चा करें, ये हमारे पढ़ाई के मुख्य होना चाहिए। अगला भी दिया हुआ है, ये देखिए एक और, आइए चर्चा करें, दिया है दालों का उत्पादन है और गेहूं का उत्पादन है। कितना बढ़िया दिया हुआ है, समझाने का इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं है। एक प्रश्न है यहाँ पे, बहुविधि फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधि में क्या अंतर है? आप बताइए। अभी मैंने आपको चित्र बता देगा बहुविधि प्रणाली, फसल प्रणाली क्या है। बहुविधि का मतलब था जहां बहुत सारी फसल कर रहे थे, और आधुनिक का मतलब है जहां हम आधुनिक संसाधन, आधुनिक बीज का उपयोग कर रहे हैं। यानी हमको उसको रटाना नहीं है, हमने केवल उसको चित्र बताया, उससे हमने बहुत सारे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने उससे उसके क्लियर कर दिए। क्रांति में हमने गेहूं और चावल है। देखिए मैं 12वीं तक के बच्चे को याद नहीं करा पाती थी कि हरित क्रांति में गेहूं क्या उत्पादन बढ़ा, दाल का बढ़ा, किसका बढ़ा। अब देखिए क्या हुआ, देखिए दाल का उत्पादन 65-66 में 10 था करोड़ टन, गेहूं का उत्पादन भी 10 करोड़ टन था। अब देखिए हम सीधे 2017 चले जाएं तो दाल का उत्पादन 24 करोड़ टन है और गेहूं का उत्पादन है 97 करोड़ टन। अब खुद बच्चे का दिमाग तुरंत चलने लगेगा कि उत्पादन क्या बढ़ गया, कहाँ पहुंच गया, 10 से 24 हो गया, और गेहूं का उत्पादन 10 से 97 हो गया। यहाँ दो चीज समझने में आ रही है कि दाल का उत्पादन क्रांति से और गेहूं का उत्पादन भी क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन दाल के उत्पादन की तुलना में गेहूं का उत्पादन अधिक बढ़ा। इसका तात्पर्य है कि हरित क्रांति अधिक प्रभावशाली किसमें है, गेहूं में है। तो हम मतलब थोड़ा एनालिसिस, ये हम थोड़ा करेंगे, बच्चे हमसे दुगनी गति से एनालिसिस करने लग जाएंगे। अगली बार जब हम तालिका करेंगे तो वो बच्चा खुद ही बता देगा, मैडम यहाँ ऐसा ऐसा दिया हुआ है। शायद मैं गलत ना हूँ, तो आपके ओपिनियन तो नहीं ले पा रही हूँ। विभा मैडम आप ही बता दीजिए, आप दिख रही हैं मुझे तो। क्या मैडम रिपीट कीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि गेहूं, ये जो तालिका है इससे बच्चा एनालिसिस कर लेगा कि उत्पादन बढ़ रहा है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल कर लेंगे। और एक ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि दाल का उत्पादन उतना नहीं बढ़ा है जितना गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। मतलब हरित क्रांति प्रभावशाली किसमें है, गेहूं का हो गया मैडम। हरित निश्चित है कि गेहूं में होगी, है ना। तो बच्चे भी ये बता देंगे। अब हमको जीवन भर, उनको 12वीं तक नहीं बताना पड़ेगा या जीवन भर नहीं बताना पड़ेगा कि हरित क्रांति प्रभावशाली किसमें थी। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीजों को लेकर आइए चर्चा करें। तालिका है, यहाँ पे कुछ सुझाई गई क्रिया दिया हुआ है, सिंचाई
मैं पूरे प्रश्न नहीं ले रही हूँ, कहीं कहीं से ले रही हूँ। यहाँ प्रश्न दिया है सिंचाई के क्या स्रोत हैं। बच्चे तुरंत आपको जवाब ही नहीं देना, आपको तो सिर्फ प्रश्न करना है, वो बता देगा कुआं से होती है, मैडम को बोलेगा नहर से होती है, नदी से होती है। इस तरह से किसान के लिए, हाँ एक प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से प्राप्त करता है। ये देखिए है, आप अपना भी थोड़ा रोल जरूर करिए। आगत मतलब नया शब्द है उसके लिए। आगत का मतलब है हमको जो उत्पादन के लिए हमको जो चीजें चाहिए, मतलब वो क्या चीज है, आगत। अब खेती के लिए क्या क्या आगत है, उसको खाद लगेगा, बीज लगेगा, सिंचाई के साधन लगेंगे, मजदूर लगेंगे, आधुनिक साधन जैसे ट्रैक्टर है जुताई के लिए। तो ये आगत उसको कहाँ से प्राप्त होता है। निश्चित बात है कि उसके पास यदि पूंजी होगी तो वो खुद उपयोग करेगा या तो श्रमिक देगा, बीज खरीदेगा। इस तरह से हम उसको और आगे की चीजों को प्रेरित करें। ये एक दो और बता देती हूँ ताकि ये पार्ट हो ही जाए। हमारी पिछली ट्रेनिंग में एक अलग तरीके से हुआ था, मैं चाह रही थी कि ये पार्ट पूरा हो जाए। ये देखिए यहाँ पे चित्र है, इसमें छोटे प्लॉट में खेती क्यों हो रही है। ये बच्चे जरूर जान रहे हैं कि ये गांव में भी यही स्थिति है कि बहुत सारे किसानों के पास छोटी छोटी जमीन होती है और थोड़े से जो बहुत बड़े किसान होते हैं। तो यहाँ ये चित्र से हम भूमि का जो असमान वितरण है उसके बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं कि हर गांव में हमारे देश की है कि बहुत सारे लोगों के पास कम जमीन है और बाकी लोगों के पास जो है वो बहुत सारी। इसके बाद ये हमारा अगला है, एक कहानी दी हुई है डाला और रामकली के बीच बातचीत की। ये कहानी बहुत आवश्यक है हमको ग्रामीण क्षेत्र की बताने के लिए। हमको ये जो चित्र वाला दिया हुआ है, ये जितने बबल्स दिए हुए हैं ये जरूर आप पढ़ाइए। ये देखिए डाला ये कह रहा है कि आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े में रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। डाला कह रहा है कि हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर और गहाई के लिए थ्रेसर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि डाला ये कह रहा है कि जो छोटे किसान, ज्यादातर तो छोटे किसान हैं जो अपना काम खुद कर ले रहे हैं, यानी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। दूसरा ये भी बेचारा बता रहा है कि अब बहुत सारे ट्रैक्टर आ गए हैं, हार्वेस्टर आ गए हैं, थ्रेसर आ गए हैं। जो पहले ये काम करता था अब इसके लिए क्या आ गई हैं, आधुनिक मशीनें आ गई हैं। आगे एक बबल और डाला में दिया है कि मुझे साहूकार को 2000 रुपए देने हैं। मैंने पिछले गर्मियों में 1000 रुपए लिए थे। जब खेतों में काम नहीं था मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊंगा। देखिए ये बड़ी कहानी दी हुई है कि मैंने पिछले साल 1000 रुपए लिया था साहूकार से और ये कह रहा है कि मुझे 2000 रुपए चुकता करना है। कितने साल में? 1 साल में। अब आप बताइए कि इसकी ब्याज दर क्या होगी। हमको बच्चे को बताना है कि स्थानीय साहूकार से यदि पैसा उधार लेता है तो ये कर्जे से मुक्त नहीं हो पाता। तो ये गरीब इसीलिए गरीब का गरीब है। अब ये जो हमारी रामकली है ये क्या बता रही है कि घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसे अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है। इसकी भी वही समस्या है कि जो साल भर इसको काम मिलता था अब 2-3 महीने बस काम मिलता है इसको। अब यहाँ काम नहीं मिल रहा है तो रामकली क्या कह रही है कि मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। यानी आस पास में कोई गांव होगा जहां पर ईंट बनते हैं। पहले इसको गांव में काम मिलता था अब गांव में काम नहीं मिल रहा तो ये कहाँ जाके काम करेगी? ईंट भट्टे पे। इस तरह से रामकली को भी काम नहीं मिल रहा है और ये भी इतनी कर्जदार हो गई है कि अब इसको साहूकार ने मना कर दिया है। अब जो गांव के ग्रामीणों की स्थिति है ये दोनों गरीब क्यों हैं? रामकली और दोनों जो खेतिहर श्रमिक है गरीब क्यों है? आप भी समझ गए होंगे और बच्चे भी समझ गए। इसके आगे हमको कुछ समझाना ही नहीं है। आगे यहाँ पे एक दिया हुआ है कि गोसाईपुर और मंझौली उत्तर बिहार के 2 गांव हैं। दोनों गांव में कुल 800 परिवार में 250 से अधिक पुरुष हैं।
और ये बाहर काम करने के लिए ढूंढने जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? ये कहानी डाला और रामकली की ही कहानी है कि गांव में अब आगे हो रही है और लोगों को काम प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण से इनको बाहर काम करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम पूरे पाठ को कितने सारगर रूप में आगे बढ़े हैं। ये कुछ हमारे एक्सरसाइज दी हुई है, ये जरूर करवाइए आप, बहुत आसान है ये भी। और मैं यहाँ तो 2-3 कहानी दी हुई है, मैं एक कहानी पे चर्चा करती हूँ। मिश्री लाल की कहानी। मिश्री लाल को ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी थी, बिजली से चलती है, इसने खेत पे लगाया है। यानी कहने का मतलब है मिश्री लाल ने पहले बैल से गन्ना की पिराई करता था, अब इसने मशीन खरीद लिया है और अपना गुड़ जो है वो बाहर जाकर बेचने लगा है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हैं कि मिश्री लाल गांव में नहीं बेचता, शहर शाहपुर क्यों बेचता है व्यापारियों को? निश्चित बात है कि पहले गांव में जब ये गुड़ बेचता था, इसको सही दाम नहीं मिलते थे। बेचा है तो इसको अधिक मुनाफा हो रहा होगा। इसके पीछे हम एक कहानी और जोड़ सकते हैं कि ये जो गांव था पालनपुर, ये वेल कनेक्टेड सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ गांव था। इसका तात्पर्य ये है कि ये गांव में यदि रोड है तो व्यापार क्या होगा, यहाँ का उन्नत होगा। यदि रोड अच्छी नहीं होगी तो मिश्री लाल को अपना अनाज गांव में ही बेचना पड़ेगा। अच्छा, हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि इसको हानि और लाभ हो सकता है जब ये बाहर जाके बेचेगा और गन्ने का उत्पादन अधिक होगा। मिश्री लाल को हानि भी हो सकती है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। हानि कब होगा? जब गन्ने का उत्पादन क्या होगा, कम होगा, या बिजली की कीमत बढ़ जाए, तब इसको क्या होगा, लाभ नहीं होगा। तो इस तरह से कहानी पे भी बच्चों को विश्लेषण कर सकते हैं। एक करीम की कहानी दिया हुआ है आपको, और ये आपके एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न दिए हुए, अभ्यास प्रश्न आखिरी में। ये मैंने आपको जितनी कहानी बताई है, ये पूरे प्रश्न आपको आखिरी में दिए हुए हैं। ज्यादातर बच्चे इनका उत्तर खुद दे पाएंगे। अच्छा, पाठ के सारांश दिया हुआ है, आप सारांश अवश्य बताएं, इसको ना छोड़ें। यदि आपने सारांश बता दिया है, इसका मतलब है कि आपने 80 से 90% पाठ की तैयारी अवश्य करा दी है। यहाँ पे क्या दिया है, गांव के खेती मुख्य उत्पादन क्रिया, जो उत्पादन क्रिया कौन सी है, मुख्य कृषि है। विधि में परिवर्तन करके उत्पादन को हमने क्या कर किया दिया है, बढ़ा दिया है। अच्छा, एक चीज और दी हुई है कि 100 में से 24 व्यक्ति जो है वो गैर कृषि कार्य कर रहे हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है।